जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, देश के सामने उस सत्य को लाने में जुटे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता चला गया है, या यूं कहें एक सोची समझी साजिश के तहत हमसे दूर कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, जिन्होंने एक्सपोज टाइम्स के साथ एक खास बातचीत की। तो बने रहिए आप अपने एक्सपोज टाइम्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए मिलते हैं पुष्पेंद्र जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आपने ये सारी चीज़ें जो रखी, ये एक तरफ इशारा करती है कि एक खतरा हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसा भी इसके पहले मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ धोखे हुए हैं। भारत को लेके आप एक कोई ऐसा मतलब इसे हम कहें कि भारत के साथ आज़ादी के बाद सबसे बड़ा धोखा आप किसे देखते हैं, किसे मानते हैं? देखिए मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे जो कानून हैं जो अंग्रेज़ों के समय चले आ रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। धर्म को लेके जो चीज़ें हुई उसको भी आप देख रहे हैं, और एक वैश्विक स्तर पे जो भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलता है उसको भी आप देख रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में से सबसे बड़ा धोखा कहाँ मिलता है? शिक्षा के स्तर पे, किस स्तर पे? देखिए, शिक्षा इसलिए कल्प्रिट है कि वो हर बच्चे को पढ़नी है जी। और जो किताबें देश में हैं वो हम सभी पढ़ेंगे, कोई हम किताबें तो नई बना नहीं देंगे। तो जो नरेटिव गढ़े गए शुरू से लेके अब तक, उसकी जड़ में अगर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जिस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा ज्ञानी आदमी, राधा कृष्णन जैसा महान आदमी, जिनका आप 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं ना कि बहुत ज्ञानी आदमी थे, जब ऐसे दो लोग कम से कम मौजूद थे तो भारत के गुलाम भारत के पावर ऑफ ट्रांसफर के पहले ही एक साहब प्रधानमंत्री बन गए। और क्योंकि वो लो आईक्यू के थे, और जब चुनाव हुआ तो 14 असेंबली का वोट जो पड़ा, जो 1946 में हुआ, उसमें यह था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना है। मौलाना आजाद उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया कि अब नया चुनाव हो रहा है, आप इस्तीफा दे दिए, और इंटीम अध्यक्ष बनाया किसको? जेपी को। और फिर वो वोट गिने गए तो पता चला कि सुभाष चंद्र पटेल साहब को 14 वोट मिले, नेहरू को वोट ही नहीं मिला ही। तो क्या मैनिपुलेशन किया गया अंग्रेजों का दबाव डाल के, और फिर उसको अतर किया कि साहब नेहरू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उसमें गांधी उस कुकर में शामिल थे। अब गांधी को बचाने के लिए एक तर्क गढ़ा गया कि नेहरू ने कहा कि कांग्रेस तोड़ देंगे और कांग्रेस टूट जाएगी तो फिर ये अंग्रेज यहां से नहीं जाएंगे, लिहाजा पटेल तुम नेहरू की चाल को समझो। अब ये गांधी जी को, उस कैरेक्टर को ऊपर बनाने के, जबकि इसका कोई तथ्य नहीं हमारे पास। अगर इस फैक्ट को कि उस चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, तो आप एक किताब पढ़िए, जेपी कृपलानी साहब की किताब है। वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो आपके भारत सरकार का जो पब्लिकेशन डिवीजन है उसमें 6 रुपए की थी, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर से मैंने कहीं से वो किताब लेकर के उसकी फोटोकॉपी कराई है। उस किताब का नाम है गांधी एंड हिज थॉट। उसमें पेज नंबर 323 पर ये पढ़ लीजिए, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया, किसने पर्ची भेजी, किसने क्या किया, फिर ये हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आजाद तथाकथित हुआ भी, पहला तो मेरा यही सवाल है, 15 अगस्त 1947 की डेट भारत के किस आर्काइव में रखी हुई है कि इस दिन भारत आजाद हुआ था? ये कहां है? मुझे पता ही नहीं चल पा रही। मैं ढूंढ रहा हूं आज तक, इसको नहीं पता चल पा रही। तो हमारे पैदा होने से ही हमको अपंग कर दिया गया है। हम लगातार इसमें हैं, हम किसकी औलाद हैं? भारत माता की तो जय है, लेकिन भारत माता का बाप कौन था? तो जिनको बाप होना चाहिए तो उन्हें तो पता ही नहीं क्या, किसी और के बाप को हमारा बाप बता दिया गया। और जब आपका बाप ही गलत होगा तो औलाद ठीक नहीं होगी। लिहाजा बापू को फादर ऑफ नेशन बना दिया। कहा गया उनके चरखा चलाने से, अहिंसा से अंग्रेज छोड़ के भाग गए। यह नहीं फैक्ट बताया कि 60,000 की सेना आजाद हिंद फौज में से 26,000 सैनिक अंग्रेजों सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए। ये मैंने सिर्फ आजाद हिंद फौज की बात की है, इसमें हजारों आम भारतीय मारे गए, उनकी चिंता ही नहीं है। लेकिन हम ये झूठ पढ़ा रहे हैं कि हमें तो आजादी अहिंसा से मिली।
अनशन से मिली, चरखा चलाने से मिली। तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी और पूरा जो आपका ओरिएंटेशन हुआ ना, वो झूठ मक्कारी पे हुआ। तो आज जब पेड़ बड़ा हुआ है तो पता चल रहा है कि यार हमारी तो जड़ें खोखली हैं, हमको तो पता ही कुछ और गया है। आज जब हमको पता चल रहा है कि हमारा असली बाप तो सुभाष चंद्र बोस था, जिसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया और भारत के मोयान शहर में आने के बाद 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी की घोषणा की। अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के, पूरी कांग्रेस के खिलाफ जाकर के, वो जानता था कि कांग्रेस में 90% दलाल हैं, बाहर निकल गए, वहां से पूरी तैयारी की और किया। और उसके बाद क्या हुआ? उस आदमी ने घोषणा की, दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल है, उन्होंने मान्यता दी। लेकिन उनको लगा अरे ये कैसे हो सकता है। 1943 से 1947 तक आते आते आपके भारतीय राजनीति के पटल से सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। तो वहां से चले, और जो मैंने आपसे शुरू में बात कही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर 1958 तक दुनिया का सबसे जाहिल आदमी, जो भारत का नागरिक भी नहीं था, 1888 में मक्का में पैदा हुआ। 1902 में भारत आया, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, न किताब पढ़ी, किसी मदरसे में वो पढ़ा और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसका नाम भारत के लोग अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं, जबकि उसका नाम 3 लाइन का है। गुलाम रसूल मोहम्मद अल अहमद करके नाम है उसका, लंबा चौड़ा। तो उसे बनाया आपने। फिर भारत में 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, यानी आजाद भारत के 75 साल में से कम 30 साल मुसलमान रहे। उन्होंने लिखा अकबर द ग्रेट, उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। तो जो आपके हीरो होने चाहिए थे, उनको कोई चूहा बता रहा है। जिनको क्रांतिकारी कहना चाहिए था, उनको आपके सावरकर को कहा जाता तो माफी मांग के, सब झूठ पढ़ाया गया। तो जब आप झूठ पे खड़े होंगे और झूठ पे बिल्डिंग खड़ी होगी, तो एक ना एक दिन तो वो दरकेगी। तो जो आज समस्याएं दिख रही हैं कि आज 70 साल के बाद आपको अपने असली बाप के ऊपर गर्व हो रहा है, आपको अपनी संस्कृति पे गर्व हो रहा है, क्योंकि संचार क्रांति के जितने भी माध्यम थे, चाहे रेडियो हो या अखबार हो, वो चंद लोगों के हाथों में थे। जो अखबार उस जमाने, आज बड़ा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसके मालिक तो बिके हुए थे कांग्रेस के साथ। उनके मालिक तो चाहे वो बिरला साहब हो, चाहे उनकी बेटी हो, ये सब तो लगातार राज्यसभा में एमपी बनते ही रहे कांग्रेस के कोटे से, तो एक तरीके से खरीद रखा था। तो उनको उन्हीं का ढोल बजाना था, तो हमारी आपकी बात हो नहीं छपती, सुभाष की बात हो नहीं छपती। तो उस ग्रुप के लोगों के अलावा सब लोगों की बात छपी, वही अखबार था। तो उन्होंने मीडिया भी खरीद रखा था, रेडियो आया तो उनके पास था, टेलीविजन तो 1982 में आया। तो आम आदमी अपनी बात, जो आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास कोई रिसर्च है, आप कहां कहेंगे? तो उस वक्त जब इंदिरा गांधी को संकट पड़ा 1969 में, तो इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों ने एक ही शर्त रखी, उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरे देश में, हमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस पे जगह दे दीजिए, और आपकी जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, उन वामपंथियों को वो इंदिरा गांधी ने बदले में दे दिया। और वामपंथियों ने अब जिस तरीके का इतिहास पढ़ाया है, तो आज वही बच्चे निकल करके भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको फक्र से कहते हैं। सनातन झूठ है, मक्कार है, पाखंड है, ये वो कहते हैं। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, वो ये कहते हैं। तो इस तरीके का एक वो हो गया, और पूरा देश जो है एक सत्ता का सुख भोगी हो गया, और सत्ता से प्राप्त करने वाली नौकरी भी सत्ता का चाटुकार हो गया। इसलिए सच बोलने से हर आदमी डरा। तो हजारों करोड़ों लाखों लोग इस देश में झूठे मक्कार बनाए गए, और उनका यही काम है कि ढोल बजाना है। अब 2014 में हल्का सा कुछ बदला है, और बदला है तो एक लंबे समय से जो उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो थोड़ा सा हिल रही हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हर बात में इस देश को कहते हैं नहीं, देश जो है वो हिंदू फोबिया है, वो इस्लामिक फोबिया हो गया है, हिंदू कट्टरपंथियों के हाथ में आ गया है, देश टूट जाएगा। ये वही लोग हैं कि जब 1947 में न आरएसएस के लोग कहीं वहाँ सत्ता में थे, न बीजेपी, तब भी तो इस देश में 11 से 21 लाख लोग मारे गए। उसका कौन जिम्मेदार है? इस देश में कुछ बात कहने में लोग बड़े फक्र करते हैं। देखिए साहब, गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की। एग्री? नाथूराम गॉडसे ने गांधी की हत्या की, उसने एक क्राइम किया। क्या नाथूराम गॉडसे इससे पहले क्रिमिनल था? क्या नाथूराम गॉडसे इससे पहले किसी किस्म का आतंकवादी था? क्या नाथूराम गॉडसे ने गांधी की हत्या धर्म और मजहब के नाम पे की थी?
क्या उनकी जाति के नाम पे की थी, किन कारण से की थी, वो भी ठीक है, लेकिन उसने हत्या की। हत्या किसी भी सभ्य समाज के अंदर एक क्राइम है। उसने क्राइम किया, उसको सजा मिल गई, उसकी सजा और उसके क्राइम। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसने क्राइम किया था तो जब कोर्ट के अंदर जो उसके बयान थे वो लोगों को आने देते थे, आने वाली पीढ़ियां पढ़ती। लेकिन आप ये जानते थे कि सच्चाई सा, तो आपने उसके बयान पे भी रोक लगा दी। और यहां आज हालत यह है कि देश के आतंकवादी याकूब मेनन की आखिरी से 5-5 बार उसकी पिटीशन सुनी जा रही है, 5-5 बार उसको उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपने फेवर में यार आर्गुमेंट दिया, वो आर्गुमेंट दिया। तो नाथूराम गॉडसे को फांसी हुई, वो उसके क्राइम की उसे सजा मिली, उस पर विवाद नहीं है। विवाद यह है कि उसने अपना पॉइंट क्या रखा था, उसका बयान क्या था, उसको छुपाया क्यों गया। तो हमारी आज की जो पूरी स्थिति लगती है उसमें शिक्षा, क्योंकि वही हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं ना, तो वो हुए। फिर उसके बाद में इस देश में एंटरटेनमेंट आया। एंटरटेनमेंट के अंदर भी ऐसी ताकतें जिन्होंने भारत विभाजन में पाकिस्तान बनने का वोट दिया वो भारत से गई नहीं। तो 1960 में भारत में मुगल आजम फिल्म क्यों बनी? मुगलों आजम बना करके किसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था? जिन्होंने 30,000 मंदिर तोड़े, जिन्होंने आपके काशी का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने अयोध्या का तोड़ा, जिन्होंने मथुरा में तोड़ा और अनगिनत दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्चर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उन्हीं आक्रांताओं का महिमा मंडित हुआ, अकबर द ग्रेट हुआ, महाराणा प्रताप नहीं हुआ। तो ये किसी भी, जैसे आप अपने बच्चे को कोई गलत बात बता दें तो वो गलत ही रहेगा ना, और जब उसको समझ में आएगा तब तक समय निकल जाएगा। तो ये इस देश के साथ हुआ। तो ये कई सारे कारण हैं, उसमें से शिक्षा एक बड़ी चीज है। मैं मानता हूं कि 700-800 साल के बाद थोड़ा सा कुछ लगता है, हम कौन हैं, आप कौन हैं, आप अपनी बात कह पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कह पा रहे हैं। आपकी अच्छी बात होगी, लोग करोड़ों लोग आपको देखेंगे। आपकी बात में इनकरेक्ट बात आप कहेंगे, इमोशनल बात आप करेंगे, इलॉजिकल बात आप करेंगे, विदाउट फैक्ट्स आप करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आज संचार क्रांति एक गरीब आदमी के हाथ में आ गई है। इससे आपको किसी ने पढ़ने से नहीं रोका है। कौन सी किताब आपने पढ़ी, आप तथ्यों के साथ बताएं, पेज नंबर फला पे ये किताब लिखी है, इसमें ये लिखा है, इसने ये लिखा है, इसने, लोग कहेंगे अरे तो ये हमें बताया नहीं क्या? यही हम बता रहे हैं। यही कारण है कि आज इस देश के अंदर यकाएक लोगों लगता साहब इंटॉलरेंस बढ़ गई है, हिंदू सहनशील खत्म हो गई है, हिंदू ये हो गया, वो ये क्रिएट किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी पिछले कई सालों की जो सत्ता थी उस पर थोड़ा सा हल्का सा डेंट लगा है। दैट इज व्हाट आई वुड से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं, ये पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और खरोश के साथ आप पूरे देश को जागृत करते रहें। नहीं बिल्कुल होगा मुनीश भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप और ये करते रहें। और मैं किसी एजेंडे के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाली जनरेशन से गाली नहीं खाना चाहता। आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।